वी आर यूजिंग वर्ड्स जिसका मीनिंग हमको ठीक से मालूम नहीं है। मैं तो बहुत सारे सेमिनार्स में गया हूं, एकेडमिक सेमिनार्स में, एंड आई हैव हर्ड पीपल, एंड समटाइम्स आई गेट अ फीलिंग that the person speaking doesn't even know the meaning of the word. Yes. Many times. Yes. That word could be English, the word could be even Sanskrit. People are using words because they sound good, because someone has used it. हाँ हाँ, तो ये भी हमने देखा है, मतलब ये एक्सट्रीम केस है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फोकस यहां है। जैसे फोकस है, बहुत सिंपल बात, मार्क्स पे है। आप कैसे मार्क्स लेके आए, सॉरी, उस पे कोई ध्यान नहीं है। मैं चीटिंग करके भी मार्क्स ला सकता हूं, मैं रट के भी मार्क्स ला सकता हूं विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वेयर इज द मार्क्स आर द यार्डस्टिक कि ये आदमी समझता है कि नहीं समझता है। बट वो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि मार्क्स आ गए तो आप समझ लिए। मार्क्स क्या है, इस राइट साइड वाले जगह है। मनी ऑल्सो, मनी वो भी लिखना चाहिए, एंड्स एंड मीन्स, यू नो, फॉर इंस्टेंस, कि वो ये जो पैराडाइम है, आई एम सजेस्टिंग दैट दिस इज अ पैराडाइम। फोकस ऑन दिस साइड इज द पैराडाइम, फोकस ऑन दैट साइड इज अनदर पैराडाइम। So we are all stuck here, and modernity is promoting this side willy-nilly. तो ये मीन्स और एंड की बात है, ये मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि पैसा, फॉर इंस्टेंस, इज अ मीन्स। इट शुड बी ऑब्वियस टू ऑल ऑफ अस दैट यू कैन नॉट डू एनीथिंग विथ मनी अनलेस यू स्पेंड इट। आप स्पेंड करेंगे, जो चीज खरीदेंगे वो आप कंज्यूम करेंगे। आप पैसे को कंज्यूम नहीं कर सकते सीधा सीधा। तो इन दैट सेंस इट इज अ मीन्स, बट द फोकस इज ऑन मनी। So we are alienated from the real stuff, which is not to say कि money is useless. Means है भाई। So it is not either or. You're absolutely right. In fact, we can write in that side that is either and or, and this is either or. ये जो हम लोग आजकल बहुत बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, एंड आई फील ये आजकल नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्निटी, दैट वो आपको खड़ा करेंगे ऐसे कि भाई डिसाइड करो ये कि वो, और आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे दिस इज नो चॉइस, मुझे नहीं, देयर इज नो अदर चॉइस, बताओ ये कि ये बार बार हो रहा है। This is your training, this is your compulsion, this is the way it is being done. So this is what we have tried. Well, we used to conduct a meeting जिसका हम नाम देते थे स्टेपिंग आउट, कि आज के जमाने में जैसा है उसमें अगर आप मेन स्ट्रीम में हो, मेन स्ट्रीम क्या होती है, मेन स्ट्रीम मतलब एक ब्रह्मपुत्र की तरह है कि इतना वेग है कि आप चाहो भी तो आप बच नहीं सकते उससे, है ना। और आप अगर कोई प्रोफेशन में हो, और आप जिस तरह के प्रोफेशन में आप हो वैभव, उसमें आपको हर समय फील होता होगा कि यार ये इसका एक मेन स्ट्रीम है, वो इतना ज्यादा धक्का मारता है, मैं बैम्बू किए जाऊंगा, लेकिन वो तो ये मेन स्ट्रीम has an amazing power, which we realize only when we feel the pressure. We are not able to do, sometimes we feel this is the right thing, but we are not able to do because the pressure is too much. We go to a 5-star and we start speaking in English. Suddenly, it's the mainstream pressure. हमने अपना कोई जमाने में धोती कुर्ता छोड़ करके पैंट ले ली, वो अब तो ये सहज हो गया मेरे लिए, लेकिन जब मेरे पिताजी के लिए तो वो असहज होगा ये जब उन्होंने पहना होगा। तो वो मेन स्ट्रीम है, द वेग ऑफ द मेन स्ट्रीम। जो मेन स्ट्रीम का वेग है वो भयानक है। तो एक बार रिम्पोचे जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये शब्द दिया, वो बोले ब्रह्मपुत्र बह रही है और आप उसके अगेंस्ट में बहना चाहते हो, आप इतना थक जाओगे कि डूब जाओगे, तैर ही नहीं सकते।
तो एक काम करो, बगल में एक नहर टेढ़ी मेढ़ी बनाओ, ब्रह्मपुत्र से अलग। ब्रह्मपुत्र से एक सिरा जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा भी जुड़ा हुआ है, बट इट इज गोइंग लाइक दिस एंड इट इज वेरी नैरो। नाउ उसमें वेग कम हो गया, अब तुम थोड़ा उल्टी दिशा में जा सकते हो, संभावना बढ़ जाती है। दैट ही कॉल्ड स्टेपिंग आउट। सो इन टुडेज वर्ल्ड दैट इज द मोस्ट वी कैन डू। तो द स्टेपिंग आउट का तरीका क्या है? तरीका तो कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि उधर ध्यान दे कि भाई एसेंशियली क्या है, उधर ध्यान दे। ध्यान दे मतलब हमारा डिसीजन, हम एक बार रुक के देखें कि हमारा डिसीजन किस पे बेस हो रहा है, गति पे बेस्ड हो रहा है या स्थिति पे बेस्ड हो रहा है। और फिर एक चीज और जो आई विल फिनिश आफ्टर दैट, आई थॉट दैट आई शुड स्पीक अबाउट इट। इट इज, आई थिंक इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। द इशू ऑफ, दो चीजें हैं, आई एम यूजिंग टू वर्ड्स, वन इज अनसर्टेनिटी एंड द अदर इज फेथ। When you look, मैं अपनी जर्नी थोड़ा बताता हूं कि मैं तो एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ which was left of center। हम लोग कम्युनिस्ट तो नहीं थे, पर हमारे में सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस बहुत था। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मधु लिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, किशन पटनायक, ऑल दीज पीपल वेर पार्ट ऑफ आवर फैमिली ओनली। वहीं रहते थे, घर पे ही आते थे। उस जमाने में पॉलिटिशियंस के पास पैसे नहीं होते थे, सो दे वुड स्टे विथ अस। So, and my own uncle, he was a Trotskyite. He was the founding member of Trotsky ने जो पार्टी फॉर्म की थी लंदन में, वहां से भाग करके, रशिया से, स्टालिन से भाग करके, he formed a party in London, and my uncle was the founding member of that 7-8 people. So you can understand that kind of influence I grew up in. And then उस परिवार में जहाँ पे science was the new god, साइंस वॉज द न्यू गॉड। तो साइंस जो बोले वो सही है, साइंस जो बोले बकवास तो वो बकवास है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो मैं उस तरह के वातावरण में पैदा हुआ विथ अ लॉट ऑफ एरोगेंस ऑफ बीइंग साइंटिफिक in my thinking, being rational in my thinking. And then, I came here by accident to Mussoorie, started this work by accident. And then I heard these women saying कि पढ़ लिख के तो बच्चे बर्बाद होते जाते, ये तो कोई काम ना घर का रहता है ना घाट का रहता है बच्चा, और ये लड़की नेल पॉलिश लगाना सीख जाती है, उसका हाथ गोबर में नहीं जाता है, तो ये पढ़ाई लिखाई किसके लिए है? Those kind of things I heard, और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पहले तो ध्यान ही नहीं दिया, फिर जब ध्यान गया तो हमको लगा कि फिर करूं क्या मैं, मतलब पढ़ाना छोड़ देना चाहिए क्या? कुछ नहीं समझ, टोटल कंफ्यूजन। एंड देन accidentally I met Dharampa, and Dharampal asked me a question, a simple question: have you read Mahatma Gandhi? And first time no one had asked me that question ever, क्योंकि everyone assumes you know Mahatma Gandhi in India, or you know Netaji without reading a word of Netaji, है ना? और you know the Upanishads without having read a single line of Upanishads. ये सब assumptions हैं हमारे दिमाग में। तो मैंने बोला भाई पढ़ा तो नहीं है, तो वो बोले पढ़ो, थोड़ा सा समझ में आ जाएगी, ये जो औरतें बात बोल रही हैं। तो वो पढ़ा तो समझ में आई बातें, समझ में ये आई कि भाई ये तो मामला कुछ और है। ये स्कूल कुछ इनएडवर्टेंटली, अनकॉन्शियसली कुछ वैल्यू सिस्टम दे देता है हमको। वी डोंट हैव टू बी ब्राइट और डल। बच्चा जो इसको आप ब्राइट कहते हैं उसके साथ भी यही होता है, जिसको डल कहते हैं उसके साथ भी यही होता है। इट इज ऑल परवेसिव, इट्स लाइक गॉड, इट गोज इन। वो क्या कि भाई हम ठीक नहीं है, हमारा घर ठीक नहीं है, हमारी बोली ठीक नहीं है, हम अवधी बोलते हैं तो वो ठीक नहीं है, हम हिंदी बोलते हैं तो वो ठीक नहीं है, हम ठीक नहीं है, हमारा पूजा करने का तरीका ठीक नहीं है, हमारा बैठने का तरीका ठीक नहीं है, हमारा खाने, कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। और हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता हो ऐसा नहीं है, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा। वो डिपेंड करेगा उसके माँ बाप कैसे हैं,
उसका घर परिवार कैसा है, वो गांव का है कि वो शहर का है, उसके परिवार में कितने जनरेशन से अंग्रेजी आ गई। किसी के परिवार में आज ही अंग्रेजी आई है, किसी के परिवार में 4 जनरेशन पहले अंग्रेजी आ गई थी। वो पंडित नेहरू के खानदान के लोग थे, उनकी 4 जनरेशन पहले अंग्रेजी आ गई, किसी के 2 जनरेशन पहले आई, कोई पहले अभी उसके पिताजी तक धोती पहनते थे, किसी के दादा ने ही धोती पहननी छोड़ दी थी, डिपेंड्स। तो इन सब के असर अलग अलग होंगे, लेकिन असर सब में है, उत्तर से लेके दक्षिण और पूरब से लेके पश्चिम तक। और ये असर के कारण कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ गया कि हम कुछ तो ठीक नहीं है, हमारे समथिंग इज रॉन्ग। वो अनकॉन्शियसली बैठा है, आर्टिकुलेट भी नहीं होता है, लेकिन वो शर्म करता है अपने होने पर। और इसके आप देखेंगे तो हजारों एविडेंसेस आपको दिखाई देंगे, देखने की जरूरत है। हम कई बार देखते नहीं हैं क्योंकि अनकॉन्शियसली अंदर से एक हमको अंदर से ही आवाज आती है कि उधर मत देखो, बहुत पेनफुल होगा। क्योंकि खुद आदमी जब खुद देखता है और उसको लगता है यार I am also deep down suffering from this. It is not easy to accept it. It's a human tendency not to look at the weaknesses. Only वही वीकनेस को आदमी देखता है जिसमें स्ट्रगल कर रहा होता है बाहर निकलने की, अदरवाइज नहीं देखना चाहता है। तो ये दिखाई देने लगा, हमको दिखाई देने लगा कि ये औरतों का जो प्रॉब्लम जो ये बोल रही है, आर्टिकुलेट कर रही है, और मेरे मतलब मैं, मेरा बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, ये पूरी लीनियज में भी वही प्रॉब्लम, फर्क नहीं। वी आर ऑल वन, इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम अक्रॉस द कंट्री और अक्रॉस और सब कॉन्टिनेंट तक होगा। लेकिन मुझे लगता है इंडिया, बिकॉज इट इज लार्जली हिंदू, ये प्रॉब्लम इज मोर। आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट। We cannot gloss over the fact that we have a deeper problem about this than, let's say, Pakistan, let's say, Bangladesh, or let's say even Sri Lanka. Because Sri Lanka is also part of that. You know, when you read Kumaraswamy, which I would encourage people who like to read, one of the greatest minds of last century, when Kumaraswamy was a Sri Lankan, but when he wrote anything, Dance of Shiva is written, you read that book, he writes like an Indian. He has no separate identity that I am a Sri Lankan. He writes like an Indian, always. बिल्कुल, उनकी आइडेंटिटी ही इंडियन की है। तो मैं ऐसे ही, ये तो थोड़ा डाइग्रेस कर गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉमन प्रॉब्लम हमको दिखाई दिया, और फिर हमको उसी से चलते 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 हमको ये दिखाई दिया कि ये कितना डीप रूटेड है ये प्रॉब्लम मेरे अंदर और पूरे समाज के अंदर। और फिर ये समझ में धीरे धीरे मुझे इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, उससे चला तो ये फिर सिस्टम्स की बात समझ में आने लगी। हिंद स्वराज से शुरुआत हुई, पर बाद में फिर गुरुजी से मिले, धर्मपाल जी तो थे ही, तो सिस्टम समझ में आने लगा। सिस्टम्स के बाद मैं इतना नहीं दूंगा, बाद में देना मुझे। सिस्टम्स के बाद ये जब चीज समझ में आई तो मुझे एक्चुअली मटेरियलिज्म समझ में आया। और ये जो सिस्टम 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 हम लोग करते हैं, द सिस्टम, आज के मॉडर्न सिस्टम की जो आत्मा है, रूह है, वो कहाँ है, वो मुझे इस तरह से देखने में समझ में आया। इट इज हियर। हम इसमें फंस गए कि हम हर चीज में अपनी तुलना दूसरे से करते हैं, चाहे वो एट द नेशन के स्तर पे हो या वो इंडिविजुअल के स्तर पे हो। हम इसी को बेस बना करके अपनी तुलना करते हैं। मैं बेटर हूं, मैं ज्यादा डेवलप्ड हूं, मैं ज्यादा होशियार हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्यादा पैसे वाला हूं, इत्यादि इत्यादि। वो सारे के बेसिस इज ऑन द राइट साइड, नॉट ऑन द लेफ्ट साइड। और दिस इज टू मी इज मटीरियलिज्म। तो I was talking about uncertainty because I came from such a rational and scientific background. Because I started reading Gandhi and being with Dharmpal, both these people would talk repeatedly about the common Indian.
रिपीटेडली अबाउट द साधारण ऑर्डिनरी इंडियन, और मुझे पहले समझ में नहीं आया। फिर मेरा ध्यान गया, ऑर्डिनरी यही है जो ये औरत मुझे कह रही कि न घर के रहे न घाट के रहे, हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। शी इज अ ऑर्डिनरी वुमन। द पर्सन हु गोज टू द कुंभ मेला एंड टेक्स अ डिप एंड थिंक्स कि अब मैं कुंभ में नहा करके मेरे पाप खत्म हो गए या कम हो गए और अब मैं एक नया जीवन ले रहा हूं, ये आदमी जिसको मैं अंधविश्वासी कहता हूं, वो आदमी ऑर्डिनरी इंडियन है। ये एक तो समझ में आया। और फिर मैंने अपने को उससे कंपेयर किया और मैंने ये पाया कि इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, every single aspect of human values, the ordinary Indian was far superior human being than I was. And I'm not saying it with any false humility. उसके पॉकेट में 100 रुपया होगा और उसका कोई मित्र या रिश्तेदार की जरूरत होगी, वो बिना ज्यादा सोचे समझे उसको 100 रुपया दे देगा। मैं उसका 100 रुपया मेरे 10,000 के बराबर होगा शायद, या 5,000 के बराबर होगा। मैं वो रुपया इतनी जल्दी निकाल के बिना सोचे समझे नहीं दूंगा, कुछ कैलकुलेशन करूंगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये गड़बड़ तो नहीं कर देगा, वगैरह वगैरह। झूठ बोलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं अपना सीवी लिखता हूं जिसमें मैं ऐसी ऐसी बातें लिखता हूं जो सच में उनका एक ग्रेन सच का होता है, लेकिन उस ग्रेन को एक सैक फुल ऑफ मतलब 100 क्विंटल का बना देता हूं मैं। उसमें सच्चाई का सिर्फ एक ग्रेन होता है। आज के कोई भी सीवी को उठा के आप देख लो, हम चलते फिरते झूठ बोल देंगे। मैंने देखा ऑर्डिनरी, वो हरिश्चंद्र नहीं है, ऑर्डिनरी इंडियन, नॉट अ हरिश्चंद्र, वो भी झूठ बोलता है, लेकिन वो झूठ जब बोलता है तो उसके मन में एक ग्लानि का भाव आता है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो ठीक नहीं कर रहा है। हम लोग तो बहुत पढ़ लिख गए, तो हम लोगों को वो तो चलता है ना, दिक्कत क्या है। ऐसे ही मैंने हर चीज में देखा। और फिर मैंने देखा कि हमारे जो सो कॉल्ड बहुत अवेयर दिल्ली के, बंबई के लोग हैं, वो लोग जो जुलूस निकालते हैं और डिमांड करते हैं राइट्स की, फ्रीडम की, और जो उनके पर्सनल लाइफ को मैंने बहुत क्लोज से देखा, बिकॉज मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं वहां पे। And I found that they don't live their lives by value. हाँ, नौकर को शायद घर में रखेंगे तो टेबल पे बैठा के खाना खिला सकते हैं वो लोग, and they feel yeah we are treating them equally, you know, that they may do, but that it's again the gati side, if at all. But I found that their life was valueless, you know. They would have relationships with men and women, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये जो सो कॉल्ड एक्टिविस्ट है, एंड दे जस्टिफाई इट। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कास्ट एनी aspersions and say that is wrong or right, but I saw, and all I'm saying is you can say what's wrong with it, yeah fine, I am not going to argue, but I am just talking about basic values। हमको नहीं लगा, मेरे हो सकता है मैं आप बोले कि तुमको देखने में दोष है तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये जो पढ़े लिखा समाज है उनका वैल्यू सिस्टम नहीं है, करीब करीब नहीं है। अगर है तो पब्लिक डोमेन के लिए, पब्लिक डोमेन के लिए वहां वो बहुत हल्ला करते हैं, लेकिन प्राइवेट डोमेन जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसमें उसकी जगह नहीं है। उसमें अगर है तो थोड़ा बहुत गिल्ट है। उस गिल्ट को ठीक करने के लिए वो जैसा भी व्यवहार, अपने नौकर ड्राइवर, उसको उसके साथ उसका नाम जी लगा के लेना, एंड ऑल दैट, यू नो, मतलब वो ड्राइवर को ड्राइवर नहीं बोलेंगे, उसको नाम से बोलेंगे, वगैरह वगैरह, अच्छी बात है, लेकिन इट्स जस्ट दैट इज इट। क्योंकि खैर आई वोंट गेट इनटू दैट, वो एक पूरा चैप्टर खुलेगा उसमें। लेकिन तो मैंने ये देखा कि मैं तो इनसे बेटर इंसान नहीं, और ये जो आदमी है इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे से अलग है। तो मुझे एक ही चीज कॉमन दिखाई दी, और वो दिखाई दी कि उनमें फेथ है और मेरे में फेथ नहीं। आई एम अ फेथलेस मैन, आई हैव नो फेथ इन एनीथिंग। आई टॉक अबाउट साइंस, आई टॉक अबाउट रैशनैलिटी, but for my rationality is hollow,
and my faith in science keeps fluctuating. आज एक चीज मैं मानता हूं और कल एक नई थ्योरी आ जाती है, ना से नो दैट वाज बकवास, अभी तो ये। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, बहुत मजेदार एग्जाम्पल है। जब मैं मसूरी आया 89 में, तो मेरी एक दोस्ती हुई भट्टा गांव के प्रधान जी से। सियाने आदमी थे, पुराने स्टाइल के आदमी, उस तरह के स्पीशीज अब मिलते नहीं, गांव में भी नहीं मिलते। तो वो हमको बोला कि पवन जी आप ये बताइए, उसने एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये थी कि भट्टा गांव है मसूरी देहरादून के बीच में। वहां पे ये लोग, जैसा पहाड़ के गांव होते वैसा गांव था। तो सडनली यहाँ पे सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पे लाइमस्टोन की क्वारिंग होगी। मसूरी का पूरा पहाड़ लाइमस्टोन का पहाड़ है, तो लाइमस्टोन की क्वारिंग होगी एंड दैट लाइमस्टोन विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट। तो क्वारिंग शुरू हो गई। तो ये लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भाई हमारा पूरा जीवन जो है वो जंगल पे आधारित है। हमारा चारा गाय के लिए, भैंस के लिए, बकरी के लिए, भेड़ के लिए जंगल से आता है। हमारा चूल्हा जंगल से जलता है, उस टाइम तो गैस नहीं थी। चूल्हा गैस उससे, हमारी गर्मी हम जंगल में जाके लकड़ी लेके आते हैं, उससे होती है। आवर एंटायर लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट एंड वी टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट। आप इसको क्वारिंग करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो बोले कि हमको बोला गया तुम लोग विकास विरोधी हो, पढ़े लिखे नहीं हो, जाहिल हो, विकास विरोधी हो। और कहा कि देखो कितना तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हारा विकास हो जाएगा, तुमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तुमको ट्रकें तुम चला सकते हो, टैक्सी तुम इतना सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाएगी। तो वो बोला अल्टीमेटली हम लोग मानना ही पड़ा, हम मान गए। 30 साल हो गए, 25 साल, 30 साल। हमारा पूरे 2 जनरेशन ने कभी खेत नहीं देखा, कभी जंगल नहीं गए। वो लोग ट्रक ड्राइवर बन गए, टैक्सी ड्राइवर बन गए, लाइमस्टोन क्वारिंग में काम करने लगे। और अब आप जैसे लोग फिर आ गए हमारे पास, और उन्होंने कहा ये विकास नहीं, ये विनाश है। कैसे विनाश है? अरे पर्यावरण का विनाश हो रहा है। तो हमने कहा अच्छा, तो हम तो यही बोल रहे थे। बोले नहीं नहीं आप कुछ नहीं। तो फिर हम लोग एजिटेशन पे बैठे, धरने पे। फिर हमको चुप करा दिया गया और अब यहाँ पे जंगल लग गया। तो बोले साहब हम लोग तो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आप लोग डिफाइन करते रहेंगे क्या सही है क्या गलत है, और हमको उसके पीछे, हमको हमारे पास हमारी कोई वो औकात नहीं है। तो कहने का मतलब है हमको लगा हमारी भी कोई औकात नहीं है। साइंस आज ये बोलेगा हम उसको मानेंगे, साइंस कल वो बोलेगा उसको मानेंगे, और हमारे में ईगो भर दिया कि आप बहुत रैशनल है, देखो तुम साइंटिफिक बात को तुम समझते हो। we don't understand. I mean, this is what my conclusion. हम मान के चलते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि हम जान रहे हैं। हम आपको एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट बताते हैं जो आपने भी किया होगा बचपन में, मैंने भी किया है स्कूल में। हम लोगों के स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट होता था, एक तश्तरी ली जाती थी, उसमें पानी डालते थे, प्लेट, ठीक है, उसमें एक मोमबत्ती लगाई जाती थी और वो मोमबत्ती के ऊपर एक कांच का ग्लास रख दिया उल्टा करके, inverted. After some time the candle will extinguish and the water in the glass would rise, right? And we were told, our book was telling us, our teacher used to say, look, साइंस में आप देख के विश्वास करोगे, है ना, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। ये क्यों भी बुझी मोमबत्ती? क्योंकि अंदर की ऑक्सीजन खत्म हो गई, और वो जितनी खत्म हुई उतना देखो पानी ऊपर चढ़ गया। तो वी वर टोल्ड 1/5 होती है, 20% ऑक्सीजन होती है अप्रोक्सीमेटली हवा में, 20% जल गया, 20% पानी ऊपर आ गया। नो वन मेजर्ड, बट वी अज्यूम्ड यस इट वाज 1/5 एंड वी सेड वाओ दिस इज साइंस वंडरफुल, वी कैन सी दैट वी डोंट हैव टू बिलीव। बाद में पता चला कि भैया तुम एक कैंडल जलाओगे तो पानी इतना चढ़ेगा, 2 जलाओगे तो इतना चढ़ेगा, और 3 जलाओगे तो इतना चढ़ेगा। क्योंकि ऑक्सीजन अगर खत्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है। वो पानी का ऊपर चढ़ना हैज नथिंग टू डू विथ ऑक्सीजन। पानी का ऊपर चढ़ना इज बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड इनसाइड। जितनी हीट जनरेट होगी उतनी एक्सपैंड कर रहा है वो, और वो बाहर निकल रहा है, तो ज्यादा हीट जनरेट हुई तो ज्यादा पानी सक कर लिया। बट एट दैट टाइम व्हाट डिड वी बिलीव?
We thought we were doing a rational act. The same thing happens today. When some new theory comes, we don't understand. Someone must be understanding it. We don't understand. But we assume that we understand. We assume that we have a rational mind. We need to question. I started questioning all these things. And I said, I'm completely faithless. I have no anchor, nothing. These people have an anchor. They have deep faith. And then I said, how do I develop faith? I've been corrupted. My education has corrupted, my background, my family has corrupted me. And then I started looking at uncertainty. I started looking at uncertainty by accident, that uncertainty is all pervasive, all prevailing, सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, ever present है, eternal है. There's many a slip between the cup and the lip. It is a phrase in English, right? Anything can happen at any time. Anything can happen at any time. And it keeps happening. It keeps happening, we just don't notice it unless something really goes bad or something which we desire happens out of the blue. Lottery ki ticket lag jaye. So I started looking at uncertainty and found it's all pervasive. And then something amazing happened to me. I was doing a workshop on Indian languages in 2012 at IIIT Hyderabad. And there, in the conference, it was a serious conference, नहीं था, छोटा सेमिनार था. उसमें एक बात निकल के आई, गजब की बात, कि साहब कोई भी भारतीय भाषा ले लो, मराठी ले लो, गुजराती ले लो, तमिल ले लो, तेलुगु ले लो, कोई भी भाषा और बोली ले लो, चाहे वो आदिवासी बोली ले लो या यहाँ की जौनपुर की बोली ले लो, सब भाषाओं में एक चीज कॉमन है कि हमारे यहाँ हर चीज होता है. वैभव जी काम हो गया? हाँ हो गया. पवन जी आप क्या बोले? काम हो गया, है ना. हाथ जल गया, शादी हो गई, बच्चा हो गया. तमिल में भी ऐसे ही बोलते हैं, मराठी में भी ऐसे ही बोलते हैं. हमारे यहाँ सब कुछ होता है, हमारे यहाँ किया नहीं जाता. अंग्रेजी में सब कुछ करते हैं. They got married. I burnt my hand. The work has been done. It has not happened, it has been done. And implicitly by me. Obviously, the sense goes, है ना. तो अब ये है, तो ये होता है क्यों होगा हमारे यहाँ? एक्सीडेंट है क्या? सभी भाषाओं में है, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता. तो फिर मुझे गीता का वो श्लोक तो याद नहीं है, संस्कृत आती नहीं, लेकिन उसका वो एसेंस याद है कि भाई तुम काम करते हो, पर जो होता है परिणाम, होता है मतलब जो परिणाम, रिजल्ट, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम ही नहीं. फिर ये समझ में आया कि हमारे यहाँ कॉज एंड इफेक्ट की जो बात होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉजेस इन इंडियन फिलॉसफी. वन कॉज इज कॉल्ड द उपादान कारण and the other cause is called the nimitta karan, and we are all निमित्त. उपादान कारण हम नहीं है, इसलिए होता है, क्योंकि वो एक निमित्त कारण नहीं होता, अनेक निमित्त कारण होते हैं, और सबसे ऊपर बैठा हुआ है द सुपर कॉन्टेक्स्ट which is the उपादान कारण. It is not a कर्ता, there is no कर्ता, it is all होता, you know. तो ये जब समझ में आया तो फिर मेरा फेथ डेवलप होना शुरू हुआ. एंड फेथ इज समथिंग दैट यू डोंट क्वेश्चन देन. You don't question. Faith is not something which you, once you have it for life, and you have it, it's there for all times. That gives you the biggest anchor, and that is what I found that our people have naturally. हमारी तरह इस तरह से लॉजिक से निकल के नहीं जाना पड़ता उधर, पर हम लोग करप्टेड लोग हैं, तो करे क्या? तो मेरे को उधर से जाना पड़ा. I am a handicapped person. All of us who have got education are handicapped. Unless we have that strong family where there were कोई amazing joint family, कोई आपको कोई नाना जी मिल गए, मामा जी मिल गए, कोई चाचा जी मिल गए, कोई मौसी मिल गई जो जिसने आपको कुछ दे दिया, वो भी हो गया. यू आर फॉर्चुनेट टू हैव इट, तो हो गया, अदरवाइज नहीं. हाउ वाज ही सेइंग कि भाई गांव में तो हम मस्ती, यहां आके मुझे 10 तरह के टेंशन हो रहे हैं.
जो टेंशन है वो और कुछ नहीं है, दबाव है ना, वो दबाव इधर ही से आता है। तो ये जब मेरे को पता चला, अनसर्टेनिटी पे ध्यान जाकर के हम फेथ तक पहुंचे, तो मुझे लगा ये फेथ इज अ वेरी समथिंग दैट वी नीड टू look into. What has happened is that we have looked at faith as superstition. And we have looked at God as some entity like us. कि कोई ऐसा ही बंदा है, 4-5, मतलब उसके शायद 4 हाथ होंगे या 10 हाथ होंगे, हमारे 2 हाथ हैं, ऐसा कोई ऊपर बैठा हुआ है जो सब कुछ डायरेक्ट करता है। वेल, आई डोंट नो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। This is because we are limited in our imagination. Therefore, we look at things the way we want to see. I mean, if we look at the self, then the self is we can observe the self. I can observe right now what I'm speaking. I can reflect on what I'm speaking, the way my mouth is, my lips are moving, my body is moving, my hands are moving, and what is happening inside me. I can observe that. And I also have a sense of the one who's observing me. So the observing and the observed are both me. It's one. There is no other entity in the world that is like similar to this. There is always this otherness which comes in. But this self, there is no other. All these various aspects are part of the same whole. Therefore, we are very confused when we look at it. हमको समझ नहीं आता हम इसको कैसे देखें, क्योंकि हमारी आदत हो गई, हमारी कंडीशनिंग है सेपरेट करके देखने की। Something similar happens when we talk about faith. Then the question comes, faith in whom? And then the question of whom, faith in whom, then we think of some entity, like various entities in the world, including myself. तो मुझे ये लगा कि ये चीज जब हम मीनिंगफुल लाइफ की बात करते हैं तो हमको कहीं पे हमें इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वंस यू हैव स्पॉन्टेनिटी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ अपने आप सहज हो जाता है। जब तक वो नहीं होता तभी तक ये सब चर्चाएं रेलेवेंट हैं। वंस यू गेट इट, इट्स मीनिंगलेस। इवन दिस काइंड ऑफ डायलॉग इज मीनिंगलेस, आई सपोज। तो ये मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट मानता हूं, ये जितनी भी अपनी चर्चा हो रही है, कि हम उस पर ध्यान दें कि फेथ अल्टीमेटली है क्या, एंड लेट अस बी अ लिटिल केयरफुल ऑफ व्हाट वी हैव अज्यूम्ड अबाउट फेथ टिल नाउ। आई एम नॉट सेइंग दैट इज ऑल रॉन्ग और दैट इज राइट। ऑल आई एम सेइंग इज कि जो हमने मान रखा है फेथ के बारे में, द वर्ड फेथ, व्हाट इट कन्वेज टू अस, देयर मे बी अ लॉट ऑफ मान्यता इन इट। Do we really know what faith is? So I am proposing कि हम ये faith को जरा ध्यान से देखें और उसकी कनेक्टिविटी हमारे बीइंग से है या होनी चाहिए या है, ये हम इस पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है इसमें कुछ मिल सकता है हम लोगों को। So I am connecting, again reiterating these two sides, uncertainty and faith. Can we see the connectivity between all of these? I believe that faith, if there is complete acceptance